दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको गोदावरी प्रवाह मार्ग के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आपको याद होगा कि पिछली वीडियोस में मैंने आपको गंगा नदी प्रवाह मार्ग, ब्रह्मपुत्र नदी प्रवाह मार्ग और साथ ही सिंधु नदी प्रवाह मार्ग के बारे में बताया था। अब आज की इस वीडियो से मैं प्रायद्वीपीय नदियों को शुरू करने वाला हूं और प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे महत्वपूर्ण नदी जो है वो गोदावरी नदी ही है, क्योंकि इसको दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके बारे में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि ये कहाँ से शुरू होती है और कहाँ तक जाती है। ये सारी चीज़ें आपको एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा काम आएंगी। तो हम ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं। तो देखिए, गोदावरी नदी जो है वो भारत में गंगा नदी के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है और दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, क्योंकि इसकी लंबाई तकरीबन 1465 किलोमीटर है। मैं आपको बता दूं कि इसका जो उद्गम है वो महाराष्ट्र से शुरू होता है। महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर नाम की एक जगह है जहाँ पे ब्रह्मगिरी पर्वत है, वहां से इसकी शुरुआत होती है। ये जो त्र्यंबकेश्वर है, यहीं पे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है, आपको पता होगा इसके बारे में। तो यहीं से इसकी शुरुआत होती है। अगर प्रवाह की बात करें तो गोदावरी नदी मुख्यतः 4 राज्यों से होकर गुजरती है। एक तो महाराष्ट्र, जहाँ से इसकी शुरुआत होती है, थोड़ा सा ये छत्तीसगढ़ से भी होकर गुजरती है, बहुत हल्का सा सीमा से गुजरती है। फिर ये तेलंगाना जाती है, आंध्र प्रदेश जाती है और आंध्र प्रदेश से ये बंगाल की खाड़ी में जाती है। इस नदी के तट पर बहुत से महत्वपूर्ण शहर बसे हुए हैं, जैसे कि नासिक, नागपुर, औरंगाबाद, नांदेड़, बालघाट और राजमुंद्री। तो अपने आप में एक बहुत ही जरूरी नदी हो जाती है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा दक्षिण भारत का एरिया है, उसमें ज्यादातर जो पानी है वो इसी की तरफ बहना शुरू करता है, क्योंकि आपको पता होगा कि ये जो एरिया है वो थोड़ा सा इस पूर्वी घाट की तरफ झुका हुआ है, तो ज्यादातर पानी जो है वो पूर्वी घाट की तरफ ही जाता है। तो इसी वजह से कई सारी नदियां जो है गोदावरी की तरफ आती हैं और गोदावरी में आके मिलती हैं। तो कौन कौन सी हैं गोदावरी नदी की सहायक नदियां और कहां कहां मिलती हैं, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, त्र्यंबकेश्वर से ये चलना शुरू करती है और ये महाराष्ट्र को पार करके तेलंगाना और फिर आंध्र प्रदेश जाती है और यहाँ कहीं बंगाल की खाड़ी में मिलती है। त्र्यंबकेश्वर से 65 किलोमीटर दूर नासिक में इससे आके एक नदी मिलती है, जो कि है दारना नदी, जो कि आपके दाएं तरफ से आती है। ये जो नदी है ये कलसबाई चोटी के आसपास से निकलती है और गोदावरी नदी के अंदर जाके नासिक में मिल जाती है। ठीक है, इसके बाद थोड़ी दूरी पे एक और नदी निकलती है जिसको प्रावरा नदी के नाम से जाना जाता है। ये नदी थोड़ा आगे जाके प्रावरा संगम पे मिलती है, लेकिन ये नदी अकेले नहीं आती है, इसके साथ एक और नदी आती है जिसका नाम है मूला नदी। तो मूला और प्रावरा आपस में मिलती है और प्रावरा संगम में जाके मिल जाती है। तो ये दूसरी दाएं तरफ की नदी है। इसके बाद एक बड़ी नदी आती है जिसका नाम है पूर्णा नदी, जो कि मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से चलती है और परभणी जिले में आके गोदावरी नदी से मिल जाती है। तो ये बाएं तरफ से आने वाली पहली नदी होती है और काफी इंपॉर्टेंट नदी होती है पूर्णा नदी। ठीक है, तो पहली है दारना, उसके बाद है प्रावरा और उसके बाद है पूर्णा। ठीक है, पूर्णा के बाद थोड़ा आगे चल के इससे मिलती है मंजीरा नदी, जो महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में बालाघाट की पहाड़ियों से निकलती है और वो कुछ इस तरीके से चलते हुए आती है और आपके तेलंगाना में आके निजामाबाद के पास गोदावरी नदी से मिल जाती है। मैं आपको बता दूं कि मंजीरा नदी जो है वो गोदावरी नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है, बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, पूछी जाती है। ये समझ लो कि दाएं तरफ की सबसे इंपॉर्टेंट नदी मंजीरा नदी ही है। ठीक है, तो मंजीरा नदी कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र से, और मिलती कहाँ पे है? तेलंगाना के अंदर। ठीक है, इसके बाद 3 नदियों का एक संगम होता है जो गोदावरी में आके मिलता है। एक है गंगा, जो कि औरंगाबाद की पहाड़ियों से आती है। एक है वर्धा नदी, जो कि मध्य प्रदेश से आती है, मध्य प्रदेश के जिलों से आती है। तो ये दोनों आपस में आकर के मिलती है। ठीक है, इसके बाद ये मिलके वेनगंगा से मिलती है। वेनगंगा जो है वो मध्य प्रदेश के सिवनी जिले से आती है, महादेव पहाड़ियों से निकलती है। तो वेनगंगा, पेनगंगा और वर्धा तीनों आकर के मिल जाती हैं महाराष्ट्र और तेलंगाना की सीमा पे। ये तीनों मिलके एक नदी बनाती हैं जिसका नाम है प्राणहिता नदी। इसका नाम आपने सुना होगा, काफी इंपॉर्टेंट नदी है। प्राणहिता नदी जो है वो तेलंगाना के कालेश्वरम में आकर के गोदावरी नदी से मिल जाती है। चलिए फिर से समझ लेते हैं। पहले पेनगंगा निकलती है और फिर वर्धा निकलती है, दोनों आपस में मिल जाती है। फिर ये आगे चल के वेनगंगा से मिलती हैं और प्राणहिता नदी बनाती है। ये प्राणहिता नदी जो है वो तेलंगाना के कालेश्वरम में जाके गोदावरी से मिल जाती है। तो एक काफी इंपॉर्टेंट 3 नदियों का संगम है जो मिलता है गोदावरी से। तो इस चीज को आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारी एक बात पूरी हो जाती है। इससे थोड़ा आप आगे जाओगे तो यहीं से ऊपर की तरफ से, बाएं तरफ से ही इंद्रावती नदी आती है।
इंद्रावती नदी ओडिशा के कालाहांडी जिले से निकलती है और ये भी जाके आपके गोदावरी नदी में मिलती है। कहाँ जाके मिलती है? छत्तीसगढ़ के अंदर, बीजापुर जिले के अंदर भद्रकाली में, काफ़ी मशहूर है, आपने सुना होगा इसका नाम। तो ओडिशा से निकलेगी और छत्तीसगढ़ में आकर के मिलेगी। इसके बाद एक आखिरी नदी जो होती है ऊपर की तरफ से आती है, वो है साबरी नदी, जो कि उड़ीसा के पूर्वी घाट से निकलती है और कहाँ जाके मिलती है? आंध्र प्रदेश के अंदर मिलती है, कुन्नरवरम के अंदर मिलती है। ठीक है, तो ये साबरी नदी जो है, ये एक तरीके से फाइनल नदी, सहायक नदी है जो इससे आके मिलती है। यहाँ तक आते आते गोदावरी नदी का जो धारा होती है, प्रवाह होता है, वो काफ़ी कम हो जाता है और दो धाराओं के अंदर बट जाता है। एक है गौतमी गोदावरी और एक है वशिष्ठ गोदावरी, और आखिर में जाके ये जो नदी है, ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो इस तरीके से ये जो दक्षिण भारत की गंगा है, ये अपना सफ़र तय करती है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा रास्ता समझ में आया होगा, पूरा नक्शा समझ में आया होगा। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों